हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज रेट को डिस्कस करेंगे। हम एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट देखेंगे, किसको कहते हैं हम एक्सचेंज रेट, और कितनी तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, देखिए एक्सचेंज रेट बेसिकली एक करेंसी का प्राइस है इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी, प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी। एक करेंसी से आप दूसरी करेंसी को कितना खरीद सकते हैं वो उन दोनों के बीच का एक्सचेंज रेट कहलाता है। यानी वैल्यू ऑफ वन नेशंस करेंसी वर्सेस द करेंसी ऑफ अदर नेशंस, या कोई इकोनॉमिक जोन हो, जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, एक यूरो चलता है वहां पे। अब एक यूरो से खरीदने के लिए हमें कितने इंडियन रुपीस देने होंगे, वो इन दोनों का एक्सचेंज रेट कहलाता है। इसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और शॉर्ट में हम लोग इसको फॉरेक्स रेट भी कहते हैं। फॉरेक्स रेट, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स रेट भी कहते हैं। और कहीं कहीं आप इसको देखिए, खाली आप जल्दी में यूज करते हैं कि साहब रेट क्या चल रहा है करेंसीज का, हम रेट भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, नाम कोई भी हो, सिस्टम एक ही है कि हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी को कितना खरीद सकते हैं। देखिए, जिस तरह आप मार्केट जाकर गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, आपने कोई सब्जी ली, आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिया, तो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट देंगे उसको, जो उसका प्राइस होगा, और वो चीज ले लेंगे। इसी तरीके से करेंसी भी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, करेंसी मार्केट के अंदर खरीदी और बेची जाती है। जैसे आपको $1 खरीदना है, आपको $1 खरीदना है, तो आपको कितना पे करना होगा? मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्टली मतलब मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, मेरे ख्याल से 70 और 75 के बीच में कुछ चल रहा है आजकल। तो सपोज कर लीजिए 70 रुपये, ठीक है, आपको 70 रुपये चाहिए। अगर आपको $10 चाहिए तो आपको कितने चाहिए होंगे? 700। इसी तरीके से जैसे आप कोई एक आपने मोबाइल लिया, एक मोबाइल लिया 1000 रुपये, दो मोबाइल लिए 2000 रुपये, इसी तरीके से इसके रेट हैं। क्यों खरीदेंगे आप? आपको क्या जरूरत पड़ी डॉलर खरीदने की? देखिए, होता ही है कि अगर कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हैं ना किसी दूसरी कंट्री से, हमने अमेरिका से कोई चीज आपने इंपोर्ट की, तो अमेरिकन की जो फर्म होगी वो रुपीज में पेमेंट नहीं लेगी। वो क्या करेगी? रुपी का, उसके यहां नहीं चलते रुपी, तो वो क्या करेगी? वो आपसे कहेगी कि आप जो पेमेंट मुझे करेंगे वो डॉलर में करेंगे। अब आप लोग ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर करते हैं और आप उसको पेमेंट कर देते हैं और वो पेमेंट चला जाता है। बेसिकली जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो बैंक ये काम को करता है, आपको नहीं अंदाजा होता इसका। बैंक उन पैसों को कन्वर्ट करता है डॉलर में, और वहां अमेरिकन सेलर को डॉलर में पेमेंट करता है वो। ठीक है, अगर आप सोचिए कि अगर कोई आदमी अमेरिका घूमने के लिए जाए या किसी भी कंट्री घूमने के लिए जाए, तो क्या वो इंडियन रुपीस ले जाके वहां चला सकता है? नहीं चलाएगा, उसको वहीं की करेंसी कन्वर्ट करानी होगी। जो तो वो कन्वर्ट कैसे कराएगा? वो इंडियन रुपीस देगा और उस कंट्री की करेंसी को लेगा। अब यहां ये बात आती है कि वो कितने इंडियन रुपीस दे ताकि वहां की इतनी करेंसी उसे मिले। उसको 100 दूसरी कंट्री की करेंसी चाहिए, तो वो कितनी इंडियन करेंसी पे करेगा? ये दोनों का एक्सचेंज रेट सिस्टम है। यानी एक करेंसी आप खरीदने के लिए आपको कितना इंडियन रुपी देना है। ठीक है, यही एक्सचेंज रेट सिस्टम कहलाता है। ये तो इसका एक कंसेप्ट है। अब चलिए इसकी काइंड्स देखते हैं कि ये होता कितनी कितनी तरह का है। इससे इसका कंसेप्ट भी और क्लियर होगा और आइडिया भी होगा। काइंड्स, ठीक है, वेल नोन है, ज्यादातर आप लोग जानते हैं, लेकिन हल्का हल्का सबका एक आइडिया लेते हैं ताकि समझ में आ जाए क्या है। पहला कहलाता है फिक्स्ड या पैक्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड या इसको पैक्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बहुत सिंपल है।
हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी के रेट को फिक्स कर देते हैं। हम जो उसकी वैल्यूज है वो कांस्टेंट हो जाती है अगेंस्ट हमारी करेंसी, कंट्री की करेंसी विद रेस्पेक्ट टू अदर करेंसी या कोई गुड, उसके उसमें कंपैरिजन में हम फिक्स कर देते हैं कि आपकी इतनी करेंसी, हमारी इतनी करेंसी, ये फिक्स है। जब भी हमें चलना होगा हम इसी सिस्टम पर चलेंगे। और ये कौन, लाइक आप उसको देखिए, सऊदी रियाल जो है वो 3.75 फिक्स है $1 के लिए। यानी कि कोई डिमांड हो करेंसी की, कोई सप्लाई हो, लेकिन रेट जो है वो यही रहेंगे। हर बार आप आप रियाल से डॉलर खरीदें या डॉलर से रियाल खरीदें, आपको खरीदने और बेचने में यही रेट पे करने होंगे या आप रिसीव करेंगे। ये तय कौन करता है कि ये कैसे रहेंगे? जाहिर सी बात है, ये जो कंट्रीज की गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में तय करती हैं, बेस करती हैं वो, यानी आप उसका फिक्स वेट देख लीजिए, जो हमारी वैल्यू ऑफ असेट्स होती हैं उस पर करते हैं। दूसरे की करेंसी जो है, जैसे हम अगर इंडिया का कर रहे हैं तो हम दूसरे की करेंसी की वैल्यू देखेंगे, अपनी देखेंगे, उसके हिसाब से हम इसको फिक्स करेंगे। या कुछ जगह पर बास्केट ऑफ करेंसीज होता है, कई ग्रुप्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स, उनकी करेंसीज मिल जाती हैं कि इतनी करेंसी में ये पेमेंट हो रहा है, तो वहां कितने बेस कोई भी हो, क्या कहते हैं इसका, फिक्स वेट हो, अनदर करेंसी हो या बास्केट ऑफ करेंसीज हो, ये एक जगह फिक्स करके चलते हैं कि बस इसी रेट पर हमें करेंसी को चेंज करना है। अब मुझे अगर सऊदी अरब से $10 पेमेंट करना है तो मैं इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा कि 37.50 रियाल मुझे देने हैं। ठीक है। अच्छा, इसके लिए जब आपने इसको फिक्स किया हुआ है तो सेंट्रल बैंक कमिटेड होता है ये रेट देने के लिए। सेंट्रल बैंक कहता है कि नहीं, ये फिक्स है और मैं कमिटेड हूं कि जब भी आपको करेंसी की जरूरत होगी कोई सी भी, मैं इस रेट पर करेंसी को एक्सचेंज करूंगा। और इस पैक्ट को या इस फिक्सेशन को इंश्योर करने के लिए बैंक अपने पास फॉरेन रिजर्व या गोल्ड को मेंटेन करके रखता है। अब जाहिर है मैं इंडिया में हूं और मुझे एकदम से डॉलर्स की जरूरत पड़ गई तो मैं इंडियन करेंसी दे रहा हूं और फिक्स्ड है, वहां पर इंडियन करेंसी दे रहा हूं मैं, मुझे डॉलर चाहिए और गवर्नमेंट के पास इस वक्त है नहीं डॉलर, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि फिर आपने फिक्स क्यों कर दिया, है ना। तो जहां फिक्स रेट होते हैं वहां गवर्नमेंट अपने पास रिजर्व अच्छा खासा रखती है ताकि अगर कोई जरूरत आए तो हम उसको बेच या खरीद सकें। इसके लिए गवर्नमेंट सिर्फ, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि मुझे जरूरत पड़ी तो कहा, बेसिकली वो इसलिए भी, जो मेन रीजन होता है इसका जमा करके रखने का रिजर्व का, वो ये होता है कि देखिए मार्केट के अंदर तो फ्लक्चुएशन रहते हैं, कभी किसी करेंसी की डिमांड बढ़ जाएगी, कभी किसी करेंसी की सप्लाई बढ़ जाएगी, ठीक है। और आप ये कह रहे हैं कि हमारी तो फिक्स है। जब हमारी फिक्स है और मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स आ गई हैं तो वो प्रॉब्लम किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे, किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए जो रिजर्व बैंक होता है वो उन करेंसी को सेल कर देता है। जब मार्केट में कमी होती है उस करेंसी की, डिमांड बढ़ जाती है ज्यादा, और जब सप्लाई ज्यादा होती है, आपकी करेंसी गिर रही होती है, तो वो उसको खींच लेता है। यानी डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक अपनी इस रिजर्व को बेचता और खरीदता है, ठीक है। और ये कहा जाता है कि जो सबसे ज्यादा फेमस एक पैक्ट सिस्टम रहता है वो आप गोल्ड के साथ है, कि आप गोल्ड से अपनी करेंसी को कंपेयर करें कि इतना गोल्ड है, ये इंडियन करेंसी में कितने पैसे में आएगा और डॉलर में कितना आएगा, रियाल में कितना आएगा, येन में कितना आएगा, यूरो में कितना आएगा, ठीक है। तो ये कहलाता है पैक्ट या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। दूसरा फिक्स भी है। अब देखिए हमने यहां पर फिक्स पढ़ा, यहां पर एक अभी हम पढ़ेंगे जो पूरी तरह फ्लोटिंग है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। इन दोनों के बीच में भी एक होता है जिसको कहते हैं क्रॉलिंग पैक्ट। एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्रॉलिंग पैक्ट क्या होता है? क्रॉलिंग पैक्ट एक फिक्स
एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है, लेकिन इसके अंदर एक बैंड दिया जाता है जिसके अंदर दोनों गवर्नमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहां से यहां तक आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, होता क्या है इसके अंदर कि हमने एक जगह फिक्स कर दी है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, ऐसा है नहीं जो मैं अब यह एग्जांपल दे रहा हूं आपका, कि हम मान के चलते हैं कि सऊदी अरब और इसके अंदर के $1 इज इक्वल टू 3.75 SR है, सऊदी रियाल। ठीक है, ये तो फिक्स है। अब इसको हम कैसे करेंगे? हम इसकी एक पार वैल्यू ले लेते हैं एक बैंड में। उसमें कैसे करेंगे? हम कहेंगे कि साहब $1 की वैल्यू तो ये है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये चेंज कर सकता है। इसको लें जैसे कि 3.5 से 4, 3.5 से 4 के बीच में फ्लक्चुएट कर सकता है। अब ये 3.75 है, नहीं 3.6 भी हो सकता है, 3.9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 से आगे नहीं जाएगा और 3.5 से नीचे नहीं जाएगा। इसके आगे पीछे ये फिक्स है। समझ रहे बात को? जो हमारा क्रॉलिंग पैक्ड होता है वो पैक्ड तो होता है, लेकिन क्रॉलिंग भी होता है एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर। और जाहिर है ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये एडजस्टमेंट भी चेंज की सकता है, ये बैंड भी चेंज हो जाता है और फिक्सेशन जहां आप कर रहे हैं वो भी चेंज हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी एक्सचेंज रेट के ऊपर। हाई अगर मान लीजिए मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं या टाइम ऑफ कह लीजिए हाई एक्सचेंज रेट इंस्टेबिलिटीज हैं, तो उस टाइम में आप जाहिर है इस बैंड को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन होता जनरली ये है कि एक बैंड फिक्स कर दिया जाता है कि इसके बीच में तो फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन इसके ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करेगी। ठीक है, अब जो मैंने बताया था तीसरा वही है जिसको कहते हैं फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये जो हमने फिक्स्ड पढ़ा है उसके एकदम अपोजिट है। फिक्स सिस्टम में क्या है? गवर्नमेंट तय करती है कि दोनों करेंसीज के बीच में क्या रेट रहेंगे। ठीक है, और ये फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम जो होता है इसके अंदर सारी की सारी चीज हमारी फॉरेक्स मार्केट करती है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये एक रिजीम है, एक सिस्टम है जिसके अंदर डिमांड और सप्लाई देखी जाती है। डिमांड ऑफ करेंसी एंड सप्लाई बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे हम लोगों ने डिमांड एंड सप्लाई वहां पर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। करेंसी की डिमांड हो गई, करेंसी की सप्लाई हो गई और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट निकल के आ गया। बिल्कुल वही सिस्टम यहां होता है। इस सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि एक डॉलर की कितना हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमें डॉलर की जरूरत है, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको रुपीस की जरूरत है, अमेरिकन को रुपीस की जरूरत है। इस डिमांड और सप्लाई दोनों को अपने आप ये मार्केट की फोर्सेस काम करती हैं इस पर और एक इक्विलिब्रियम पर ले आती हैं जिससे कि रेट चेंज होता है। और इसके अंदर आप जर्नली देखिए रोज रेट चेंज होता है। जैसे आप डॉलर देखिए, रोज उठाकर देखिए 73.35, आप कल देखिए 73.54, 72, 73, आप ये देखिए 70, ये सब जो है चेंजेस आते रहते हैं। आप रोज देखिए, एक दिन में भी थोड़ी देर में कभी कभी चेंज आते हैं। ये बेसिकली मार्केट के अंदर देखा जाता है कि डिमांड और सप्लाई कितनी है, उसके हिसाब से इसके अंदर हम रेट को फिक्स करते हैं। और वो करेंसी जो फ्लक्चुएट करती है मार्केट की फोर्सेस के हिसाब से, इसको हम फ्लोटिंग करेंसी कहते हैं। डॉलर है, डॉलर इंडिया के कंपैरिजन में रोज चेंज होता है। रियाल है, इंडिया के कंपैरिजन में रोज चेंज होता है। तो ये सारी करेंसी हमारे लिए फ्लोटिंग करेंसी कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिस्ट जो है वो इस सिस्टम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इकोनॉमिस्ट कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चलता है। मार्केट में बूम है तो रेट बढ़ जाएंगे, मार्केट में डिप्रेशन है तो रेट घट जाएंगे। यानी वो ये कहते हैं क्योंकि ये सिस्टम मार्केट के कंडीशन, इकोनॉमिक फ्लेक्सिबिलिटी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस को मद्देनजर रखते हुए चलता है, इसलिए
वो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये करेंसी के जो एकदम आप ये कह लीजिए शॉक्स होते हैं या फॉरेन बिजनेस साइकिल्स के अंदर जो इंपैक्ट आते हैं, फॉरेन शॉक्स होते हैं, उनको किसी तरीके से अपने आप सेट कर लेता है और जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उस टाइम में वो रेट उस जगह जाकर फिक्स हो जाते हैं। क्योंकि ये चीज आपको फिक्स में नहीं मिलेगी, फिक्स में तो फिक्स है, गवर्नमेंट अपनी जो रिजर्व है उसको बेचकर या खरीदकर मार्केट को मेंटेन कर रही है, लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ये इसलिए होता है कि मार्केट अगर गड़बड़ हो रही है अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करता रहता है। ठीक है, और देखिए ये तीनों जो है ये तो एक रिजीम है, एक सिस्टम्स हैं जो दो कंट्रीज के बीच में चलते हैं। कुछ रेट ऐसे भी होते हैं जो ट्रांजैक्शन के अंदर चलते हैं, यानी एक बिजनेसमैन दूसरी कंट्री के बिजनेसमैन से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसमें भी एक कुछ एक्सचेंज रेट चलते हैं। उनमें जैसे हम बात करें, एक होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम बेसिकली तय कर लेते हैं कोई फ्यूचर डेट। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसमें तय की जाती है कि अभी ट्रांजैक्शन हो रहा है प्रोडक्ट का और 3 महीने बाद 90 डेज का मैक्सिमम उसको टाइम दिया जाता है कि 90 डेज में पेमेंट हो जाएगा। इसको हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड रेट भी कहते हैं या फॉरवर्ड प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी क्यों करते हैं हम कोई फ्यूचर की डेट तय कर लेते हैं ताकि करेंसी का जो एक्सचेंज रेट इस बीच में चेंज हो रहा है उस खतरे से हम बच जाएं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आज मैं ट्रेड कर रहा हूं और आज रेट 70 रुपए है और मैंने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है, और 3 महीने बाद जब मुझे पेमेंट हो रही है उस वक्त रेट 75 है, वो या 75 है या 65 है, तो दोनों में चेंज होगा। अगर 65 हो गया तो मुझे लॉस है, 75 हो गया तो पेमेंट करने वाले को लॉस है। जैसे एग्जांपल लीजिए, हम एक एग्जांपल लेके चलें इसमें। मान लीजिए कोई कनाडियन फर्म है, कनाडा के अंदर कोई फर्म है, वो कनाडियन फर्म जो है वो 100,000 का, सी फॉर एग्जांपल 100,000 के कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट्स उसने खरीदे, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स उसने लिए जापानी फर्म से। एक फर्म है कनाडा के अंदर, उसने 1 लाख डॉलर के, इसलिए यहां पर लोग यहाँ मिलियन वगैरह यूज करते हैं, तो ये 100,000 कहिए या इसको आप कहिए 1 लाख, 1 लाख के कंप्यूटर इक्विपमेंट जापान से खरीदे। और जिस वक्त खरीदे थे उस वक्त आप मान के चलिए कि जो रेट चल रहा था वो $1.360 येन था। $1.360 येन है उस वक्त। ठीक है, अब तय हो गया कि साहब इस ट्रांजैक्शन के अंदर जो पेमेंट होगा वो 90 डेज के बाद होगा। ठीक है, अब इन्होंने कोई फिक्स नहीं किया था, कोई फॉरवर्ड रेट हम लेके नहीं चले थे, कोई फॉरवर्ड प्राइस लेके नहीं चले थे कि ठीक है आप बाद में पेमेंट 90 डेज में कर दिएगा, यही हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। अब सपोज कर लीजिए कि एक्सचेंज रेट 3 महीने के अंदर चेंज हो गए और अब $1 जो हो गया वो इज इक्वल टू हो गया $350 का। अब मान लीजिए चेंज होके हो गया 350 का। आप अगर वो जापानी फर्म को पेमेंट करेंगे तो उनको सिर्फ 35 मिलियन मिलेंगे। मिलने कितने चाहिए थे इस रेट के हिसाब से? 36 मिलियन मिलने चाहिए थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3% का सीधा लॉस है, 3% का सीधा लॉस है जापानीज फर्म को। या जापानीज फर्म इनसे कहे कि नहीं हमें तो उसी रेट पर चाहिए, हम तो वैसे ही लेंगे, यहां रेट चेंज हो गए, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा देंगे। तो अब उन्होंने तो 100,000 का लिया था ना, $1 लाख का प्रोडक्ट लिया था ना उन्हें, लेकिन अब उन्हें कितने देने पड़ेंगे? 102,875 समथिंग लाइक दैट। वो मैंने कैलकुलेट कर लिया था पहले। तो
तो अब जो इन्हें देने पड़ेंगे 7.5, मेरे ख्याल से ये 5.7 होगा, कर लीजिएगा। खैर उसको इसको इतना वो मत दीजिए, ये मैंने बस सिर्फ बताने का यह मकसद ये है कि इससे ज्यादा देने होंगे। यानी अब कनाडा की फर्म को 3% का लॉस है। तो जाहिर है इस रिस्क से बचने के लिए वो तय कर लेते हैं कि नहीं, हम यहां पर फिक्स कर लेते हैं और इसी पर हम सारा एक्सचेंज करेंगे। अब वो गवर्नमेंट अपनी कई चीजों को उसके अंदर देखती है, क्या कंडीशन चल रही है इकोनॉमिक साइकिल की, एक्सचेंज रेट क्या चल रहे हैं। यानी बताने का तात्पर्य यह है कि ये रेट जो ये फिक्स कर रहे हैं यहां पर फ्यूचर के लिए, ये डिटरमिन कैसे होंगे। इसको डिटरमिन करने के लिए स्पॉट एक्सचेंज रेट देखा जाता है, दोनों कंट्रीज का, दोनों कंट्री के अंदर स्पॉट एक्सचेंज रेट को देखा जाता है, इंटरेस्ट रेट को देखा जाता है और इन्फ्लेशन रेट को देखा जाता है। बेसिकली इसमें ऐसा नहीं होता कि जो प्रेजेंट रेट है हमने सीधा उसी के ऊपर तय कर लिया कि साहब जो आज चल रहा है उस पर हम तय कर लेते हैं 3 महीने बाद, ऐसा नहीं है। अगर करेंसी का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो फिर एक को लॉस हो रहा है कि हमने अभी तय कर लिया और हमें पता है कि करेंसी ऊपर जा रही है और आप इतने दिन बाद इतना देंगे, कम देंगे मुझे, तो मुझे लॉस है। तो इसको ऐसा नहीं है कि करंट पर सिंपली हम तय कर लेते हैं, इसको हम तय करते हैं दोनों कंट्री के अंदर। हम देखते हैं कि स्पॉट एक्सचेंज रेट क्या है, दोनों कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है और दोनों कंट्री में इन्फ्लेशन रेट क्या है। इन सारे डेटा को देख के डिसाइड किया जाता है कि ये रेट रखा जाएगा। ठीक है, अब अभी स्पॉट रेट की बात करी कि स्पॉट रेट देखा जाता है, तो स्पॉट रेट है क्या। स्पॉट रेट सिंपली होता है जो प्रेजेंट चल रहा है। स्पॉट रेट होता है जो, यानी अभी मैंने ट्रांजैक्शन किया और आज मैंने देखा कि क्या रेट चल रहा है, उसी रेट में आज और कल 2 दिन के अंदर मैंने पेमेंट कर दिया, वो स्पॉट रेट कहलाता है। 2 डेज इसमें पेमेंट का टाइम होता है। और जो करंट रेट होता है उसी के ऊपर इमीडिएट डिलीवरी दी जाती है, सामान भेजिए पैसा लीजिए, तो ये स्पॉट रेट कहलाता है। ये बहुत डिटेल में इसके जाने की जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि स्पॉट रेट को हम जो मार्केट में चल, या तो आप कह लीजिए फिक्स के अंदर हैं आप, तो जो फिक्स है वो स्पॉट रेट है। और अगर आप फ्लेक्सिबल के अंदर हैं तो फिर जो डिमांड एंड सप्लाई ने रेट को डिटरमिन किया है वो स्पॉट रेट हो गया। क्रॉलिंग पैक्ड है तो जहां भी, यानी मार्केट के अंदर जो भी फिक्सेशन चल रहा होगा किसी भी सिस्टम के तहत, वो आप उस वक्त आज की डेट में जो रेट चलेंगे उसको स्पॉट रेट कहेंगे। ठीक है, अब एक और कैटेगरी आती है जिसमें होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट, देखिए नॉमिनल एक्सचेंज रेट के अंदर हम जब रेट को किसी तरह फिक्स कर रहे होते हैं तो हम इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते, हम सिंपली जो रेट चल रहा है 73 रुपीज $1 फिक्स। यानी हम इसमें नॉमिनल रेट के अंदर हम कहते हैं कि अगर इंडिया को $1 खरीदना है तो 73 रुपीज देने होंगे, अगर यूएस को $1 बेचना या इंडियन करेंसी चाहिए तो वो हर $1 में 73 रुपीज खरीदेगा। ठीक है, ये तो सिंपल नॉमिनल एक्सचेंज रेट हो जाता है। अब नॉमिनल और रियल को आप जानते होंगे, कोई भी हम वेरिएबल पढ़ते हैं, अगर हम उसको नॉमिनल और रियल करके पढ़ रहे हैं तो नॉमिनल होता है जो फेस वैल्यू है एग्जैक्टली प्रेजेंटली जो हम देख रहे हैं वो नॉमिनल कहलाता है। और जब हम उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से करेक्ट कर लेते हैं कि साहब इतना बढ़ा है रेट लेकिन इतने % इन्फ्लेशन भी हुआ है या इतने % डिफ्लेशन हुआ है, तो ये रेट पर कितना असर है इसके हिसाब से, वो रियल कहलाता है। ठीक है, तो रियल एक्सचेंज रेट क्या होगा। रियल एक्सचेंज रेट, आप करेंसी को चेंज कर रहे हैं, वो रेट जिस पर आप करेंसी को चेंज तो कर रहे हैं बट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन दी वेज रेट एंड प्राइस इन बोथ दी कंट्रीज। दोनों कंट्रीज के अंदर जब आप प्राइस लेवल को देखेंगे, वेज रेट को देखेंगे और उसको देखते हुए आप करेंसी क्या एक्सचेंज रेट को तय करेंगे, तो वो रियल एक्सचेंज रेट
कहलाता है। देखिए हर कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, कहीं डिफ्लेशन कहीं इन्फ्लेशन, जनरली इन्फ्लेशन देखा जाता है। तो अगर कहीं पर रेट चेंज हो रहे हैं और साथ में इन्फ्लेशन भी हो रहा है, ठीक है, तो एग्जैक्टली जो रेट में चेंज आ रहा है वो सेम नहीं होता ना, इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होता है। हमें ज्यादा पैसे, $1 पे हमें ज्यादा पैसे मिलने लगे, ठीक है, मान ली डेप्रीशिएट हुई तो हमें 75 मिलने लगे, लेकिन उस टाइम में एक्सचेंज रेट बढ़ गया तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं हुआ ना। वो सॉरी, उस टाइम में अगर इन्फ्लेशन हो गया तो कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो हमें रॉ मटेरियल खरीदना पड़ा। मान लीजिए हम एक कोई प्रोडक्ट बना रहे थे जिसमें हमारी कॉस्ट आ रही थी, जिसमें कॉस्ट हमारी आ रही थी 70 रुपीस, ठीक है, वो हम यूएस को बेच रहे थे, हम सेल कर रहे थे यूएस को $1 में, ठीक है। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया, अब जो कॉस्ट उस प्रोडक्ट पर आ रही है वो इन्फ्लेशन की वजह से अब वो आने लगी 75 रुपीस, ठीक है। अब हम जब उसको बेचेंगे तो वहां एक्सचेंज रेट तो 1 ही है, वो तो हमें $1 ही देगा, जो यहां कन्वर्ट होकर 73 में हो जाएगा। तो यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। तो हमें क्या करना होगा कि हम उसको एक्सचेंज रेट को देखते हैं कि एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन के हिसाब से क्या चल रहा है, उसमें जाहिर है फिर हमें एक्सचेंज रेट को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वरना हम इन्फ्लेशन की वजह से हमारी कंट्री के जितने एक्सपोर्टर हैं उनको सबको लॉस होने लगेगा अगर उसी रेट पे देंगे, ठीक है। तो इस तरह के रेट को हम लोग बेसिकली रियल एक्सचेंज रेट कहते हैं, जहां पर हम इन्फ्लेशन को तय करते हैं। बेसिकली ये एक तरीके का आप ये कह लीजिए टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड। किस रेट में आपने दिया और किस रेट में लिया, एक प्रोडक्ट है वो किस रेट में दिया किस रेट में लिया, इन दोनों के बीच का जो रेट निकाला जाता है, जिसके अंदर हम वेज रेट भी देखते हैं, इन्फ्लेशन भी देखते हैं कंट्रीज के बीच में, उसके हिसाब से जो हम तय करते हैं एक टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो बेसिकली रियल एक्सचेंज रेट होता है। और ये बेसिकली हम लोग जैसे बाकी चीजों में आपने देखा होगा, रियल को हम कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट यार ले लेते हैं, इसके अंदर भी हम एक कांस्टेंट प्राइस टर्म को लेते हैं किसी भी पिछली साल को, और इन्फ्लेशन को चेक करते हैं कि कितना इन्फ्लेशन है, कितना वेज रेट में फर्क आया, दोनों के अंदर का डिफरेंस निकालते हैं और रियल एक्सचेंज रेट हमारे सामने निकल कर आ जाता है, ठीक है। एक और चीज है मैं हाथ के हाथ बता दूं, जिसको हम लोग ऑफशोर और ऑनशोर एक्सचेंज रेट कहते हैं। ये बेसिकली ट्रेडिंग होती है करेंसीज के अंदर। जब हम डायरेक्ट करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तब ये दो टर्म्स आती हैं, एक तो कहलाती है ऑनशोर और एक ऑफशोर। ऑनशोर वर्सेस ऑफशोर। बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑनशोर सिंपली हो गया, ऑनशोर अपने ही है कंट्री के अंदर। जब आप अपनी ही कंट्री के अंदर किसी करेंसी में ट्रेड कर रहे होते हैं तो वो ऑनशोर कहलाती है, जो कि हम NSE के जरिए कर सकते हैं, BSE के जरिए कर सकते हैं। डॉलर के प्राइस हमने देखा कम हो गए, हमने डॉलर खरीद लिए और जैसे डॉलर के प्राइस बढ़े हमने बेच दिए, हमें फायदा हो गया, ये ऑनशोर कहलाता है। जब यही काम हम इंटरनेशनल लेवल पर करते हैं, जब यही काम हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर करते हैं तो ये ऑफशोर कहलाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, ना कंफ्यूज होने की जरूरत है। ऑनशोर जब हम करेंसीज की ट्रेडिंग अपनी कंट्री ही में करते हैं, ऑफशोर जब हम यही करेंसी की ट्रेडिंग इंटरनेशनल लेवल पर जाकर करते हैं, ठीक है। एक चीज मैं और बताता चलूं चलते चलते, इसके अंदर इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट के अंदर कोटेशंस यूज होते हैं। तो मैंने एक बार देखा था, एक क्वेश्चन था व्हाट आर द कोटेशंस इन द इंटरनेशनल ट्रेड, तो मैंने सोचा यहां बता दूं। देखिए करेंसी के लिए हम कहीं पर एक्रोनिम्स यूज करते हैं, एक्रोनिम्स यूज करते हैं। आप इसको एब्रीविएशन कह लीजिए, आप इसको शॉर्टनिंग कह लीजिए, इसको हम लोग कोटेशंस कहते हैं। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडियन रुपी को हम क्या कहते हैं, इंडियन रुपी को हम कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में INR।
है ना। इसी तरीके से हम यूएस डॉलर को क्या कहते हैं, यूएसडी, ठीक है। और इसी से हम जो है वो इसकी टर्म्स निकाल लेते हैं, जो कोटेशन है करेंसी पेयर फॉर दी डॉलर 2 रुपी अगर हम कहना चाहें तो क्या कहेंगे हम, USD अपॉन INR, ठीक है। तो ये जो हम रिप्रेजेंट करते हैं एब्रिविएशंस, जो हम एक्रोनिम्स यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं कोटेशन। इसी तरह आप जापानीज येन के लिए लीजिए, जापानीज येन है, JPY लिखते हैं उसको हम, JPY। हर कंट्री को किसी ना किसी हमने लेटर में एब्रीविएट किया होता है, जिससे हम उसकी पहचान करते हैं और उन्हीं को फिर हम अपने सिस्टम में यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि देखिए ये सब चीजें आपकी एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है और कितनी तरह के होते हैं मैंने बेसिक लिए हैं, और बहुत डिटेल में मैं नहीं गया हूं क्योंकि मैंने सारे इसमें एक एक करके बताए हैं, वरना अगर डिटेल में जाइए तो एक एक पे एक एक वीडियो बन सकती है। अगर जरूरत हो तो बताइए, मैं पर्टिकुलर जिस पे आप चाहेंगे मैं एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे एडवाइजेस दीजिए, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।